नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भू संतुलन के बारे में, आइसोस्टेसी के बारे में। जैसा कि आइसोस्टेसी नाम से स्पष्ट है कि आइसो और स्टेसी, इसमें दो शब्द हैं, आइसो और स्टेसी। आइसो का तात्पर्य है इक्वल, एक बैलेंस, और स्टेसी का तात्पर्य है स्टैंडिंग, यानी स्थिति। तो एक बैलेंस की स्थिति को ही हम आइसोस्टेसी कहते हैं। सरल शब्दों में बैलेंस की स्थिति को हम आइसोस्टेसी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, इसके अलावा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो एक साथ दोनों कार्य यानी घूर्णन और परिक्रमण दोनों कार्य कर रही है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर धरातल पर, पृथ्वी के धरातल का जो भाग है उस पर बहुत विशाल विशाल पर्वत हैं। इसके अलावा उस पर बहुत पठार हैं, इसके अलावा नदियां हैं, और इसके अलावा जो गर्त, बहुत बड़े बड़े गर्त हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच, जो कि 8 किलोमीटर लगभग गहरा गर्त भी समुद्र के अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो आधार है वह बहुत ही विभिन्न है, भिन्न है, यानी कहीं कहीं ऊंचे पर्वत है, कहीं कहीं पठार है। तो इस प्रकार से पृथ्वी अपने आप को किस प्रकार से संतुलित चलती है, किस प्रकार से अपने आप को संतुलन करती है, किस प्रकार से अपने आप की स्थिति को मेंटेन करके रखती है, इक्वल रखती है, उसी को हम आइसोस्टेसी कहते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, एक विशाल पर्वत हिमालय जैसा करीब 8 से 9 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर ऊंचा पर्वत अपने आप को पृथ्वी के घूर्णन घूर्णन करते हुए अपने धरातल पर अपने आप को स्थिर रखे हुए है, अपने आप को एक समतुल्य स्थिति में रखे हुए है, उस बैलेंस की स्थिति में रखे हुए, इक्विलिब्रियम की स्थिति में रखे हुए है। तो इसी स्थिति को समझना ही आइसोस्टेसी के अंतर्गत आता है। तो जो आइसोस्टेसी है, तो आइसोस्टेसी किस प्रकार से बनी हुई है? आपके मन में भी विचार आता है, प्रश्न आता जरूर होगा कि किस प्रकार से पृथ्वी पर इतना विशाल पर्वत बिना किसी आधार के क्या ऐसे ही खड़ा हुआ है? यानी 9 किलोमीटर कोई चीज, यदि मान के चलिए जो एफिल टावर है, तो एफिल टावर की ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर भी नहीं होगी, मतलब बहुत ही कम, 1 किलोमीटर या फिर आधे किलोमीटर के बराबर होगी। तो इस इतना विशाल जो एफिल टावर है, वो उसको स्टैंड करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा उस जो जहां पर उसका अक्ष होगा, जहां पर उसकी सतह होगी, उसके भीतर उसको स्थिर करना पड़ेगा ना। जिस प्रकार से एक पेड़ है, तो पेड़ को अपने आप को स्थिर करने के लिए अपने धरातल के नीचे, मिट्टी के नीचे अपनी बहुत विशाल जड़ें फैलानी पड़ती है। एक मान के चलिए पीपल के पेड़ की बात कर लें या फिर बरगद के पेड़ की बात करें, तो इतने विशाल जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत विशाल पेड़ होते हैं, तो उनको अपने आप को स्थिर रखने के लिए अपने धरातल के भीतर, मिट्टी के भीतर बहुत विशाल, बहुत बड़ी बड़ी जड़ों को भी रखने पड़ता है। यानी जब जड़ें नहीं होगी तो किस प्रकार से वह पेड़ एक स्थिर अवस्था में रहेगा, पेड़ अपने आप को टिका पाएगा। तो वह जड़ें ही है जो उस पेड़ को अपने संतुलन की स्थिति में, इस समकक्ष की स्थिति में रखे हुए हैं, वह गिर नहीं रहा है। तो इस प्रकार से एक हिमालय जैसा विशाल पर्वत जिसकी ऊंचाई 8 से 9 किलोमीटर के बीच में है, तो इतना विशाल पर्वत पृथ्वी के धरातल पर टिका हुआ है, और जबकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो इस यह किस कारण से टिका हुआ है? उसका प्रमुख कारण है आइसोस्टेसी, भू संतुलन। क्योंकि कुछ ना कुछ पृथ्वी के धरातल के भीतर जरूर होगा जिसके कारण वह टिका हुआ है। तो इसी को हम आइसोस्टेसी या भू संतुलन में समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से यदि मान के चलिए जो धरातल है, तो धरातल पर यदि हम मतलब धरातल पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह ऊपर एक पत्थर उछालता है, तो वो पत्थर नीचे आ जाता है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक। तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, पठार हैं, वह अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं। वह इसका प्रमुख कारण है आइसोस्टेसी या भूमि संतुलन। क्योंकि जो पृथ्वी का जो धरातली भाग है, तो धरातली भाग के भीतर यानी धरातल के भाग है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का जो धरातल बना हुआ है वह क्रस्ट वाला भाग है, जिसे हम भूपर के नाम से जानते हैं। तो जो भूपर है, तो भूपर के ऊपर पर्वत है, यानी धरातल के ऊपर पर्वत है, तो वह अपने आप को स्थिर किए हुए है। इसी को हम भू संतुलन, इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंसिंग कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक। तो इसको समझने का किस प्रकार से प्रयास किया गया? विद्वानों के द्वारा इस आइसोस्टेसी को समझाने के लिए बहुत से तथ्य दिए गए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं इस आइसोस्टेसी के संबंध में। तो सबसे पहले विद्वान 1735 की बात है, यानी 18वीं शताब्दी में की बात है, 1735 की। तो 1735 में एक विद्वान थे जिनका नाम था पेरे बॉगर। तो पेरे बॉगर के द्वारा सबसे पहले इस जो आइसोस्टेसी, जो भू संतुलन की स्थिति को
समझाने का प्रयास किया गया था। मतलब उनके मन में एक आश्चर्य उत्पन्न हुआ था, एक आशा उत्पन्न हुई थी कि किस प्रकार से, एक कल्पना उत्पन्न हुई थी किस प्रकार से इतना विशाल पर्वत जो खड़ा हुआ है। तो उन्होंने इसको समझने के लिए, इसको खोजने के लिए अभियान किया, और एंडीज पर्वतमाला, जो कि एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो अपनी अमेरिका महाद्वीप पर और जो एंडीज पर्वत है, तो उनके द्वारा उस एंडीज पर्वत की जो जड़ें हैं उसको खोजने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से यह पर्वत अपनी अक्ष पर टिका हुआ है, अपनी जो धरातल है उस पर एक स्थिर अवस्था में विद्यमान है। तो उसको समझने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने इसको समझने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया था, उसका नाम है प्लम बॉब। जैसा कि जो कि हम अभी हमारे यहाँ पर दो, क्योंकि उस समय 18वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय विज्ञान अपनी उतनी तरक्की की अवस्था में नहीं था। तो इसलिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे वह इस प्रकार से प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि मान के चलिए एक है लोहा है और चुंबक है। तो चुंबक लोहे को आकर्षित कर सकता है। उसी प्रकार से प्लम बॉब जो यंत्र होता था उसमें एक जो कील होती थी, तो जहां भी गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो वहां पर कील उस ओर झुकनी चाहिए, उस ओर झुक जाती थी। तो मान के चलिए इतना बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत खड़ा हुआ है, तो वहां पर जो उसका धरातल होगा, जो उसकी आंतरिक भाग होगा, उसमें बहुत से ऐसे तत्व होंगे जो बहुत जटिल होंगे, बहुत कठोर होंगे, उसकी डेंसिटी अधिक होगी ना। यानी उसमें लोहा इत्यादि, जैसे लोहा जैसे आयरन जैसे मजबूत पदार्थ होंगे ना उसके भीतरी भाग में। तो इसलिए ऐसा मतलब विचार किया गया उसके आंतरिक भाग में लोहा जैसे मतलब जो भारी पदार्थ होंगे, तभी तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है ना। तो इस प्लम्ब बॉब के माध्यम से एक प्लम्ब लाइन, उसके प्लम्ब बॉब यंत्र उसके पास में, एंडीज पर्वत के पास में लाया गया और अनुमान लगाया गया कि इसके अंदर जो सघन पदार्थ है, उन सघन पदार्थों की वजह से जो प्लम्ब लाइन है वो है जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी ओर थोड़ी सी झुक जाएगी, क्योंकि उसकी ओर सघन पदार्थ है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा ना, इसलिए उस ओर झुक जाएगी। परंतु जब उनके द्वारा अभियान किया गया, जब निष्कर्ष निकला, तो जो प्लम लाइन थी, तो वह प्लम लाइन जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी नहीं झुकी थी। तो प्लम लाइन नहीं झुकने का तात्पर्य यह था कि जितना गुरुत्वाकर्षण वहां पर्वत को स्थिर रखने के लिए है, उतना ही मैदान को स्थिर रखने के लिए, यानी पर्वत यदि स्थिर है तो प्लम लाइन उस तरफ झुकनी चाहिए थी, तो नहीं झुकी। तो इसका परिणाम उन्होंने निकाला कि क्या पर्वत अपने आधार में खोखले हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि हम अपने मतलब तार्किक बुद्धि का प्रयोग करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो पर्वत है वह खोखली है, पृथ्वी जो पर्वत का जो आंतरिक हिस्सा है क्या वह खोखला है। इनके द्वारा यह अनुमान लगाया, क्योंकि जो प्लम लाइन थी वह झुकनी चाहिए थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पर्वत के जो पर्वत इतना विशाल पर्वत खड़ा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है ना, तो वह प्लम लाइन झुकनी चाहिए थी, परंतु वह प्लम लाइन झुकी नहीं। तो इसके कारण उनके द्वारा अनुमान लगाया गया कि पर्वत का जो आधार है, पर्वत का जो आंतरिक भाग है वह खोखला अवस्था में होगा। परंतु जो आज के विद्वान है वह इस थ्योरी को, इस तत्व को नहीं मानते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी इस तत्व को नहीं मान सकता है कि पर्वत का आधार है, पर्वत का आंतरिक भाग है, वह खोखला कैसे हो सकता है ना। तो जो पेरे बोगे महोदय थे उन्होंने इस दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाया, परंतु उनको इसके रहस्य को समझने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। आगे चलकर जो दूसरे विद्वान हुए उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने भी 1850 में इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। 1850 में जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, जिनके नाम पर भारत की जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहते हैं, तो एवरेस्ट का नाम इन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, और यह भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इनके द्वारा भी इस दिशा में खोज की गई, इस दिशा में एक्सपीडिशन किए गए, अभियान किए गए, और इन्होंने अपने अभियान में, इन्होंने अपने परीक्षण में क्या किया, 2 स्थानों को इन्होंने लिया। यानी जो हिमालय है, तो हिमालय टिका हुआ है, इनके द्वारा भी जो पेरे बोगर महोदय है, उन्हीं की दशा में, उन्हीं के मतलब समतुल्य प्रयास किया गया कि उनके द्वारा भी ऐसा माना गया कि जो हिमालय पर्वत है उन्होंने जो पेरे महोदय है, पेरे बोगर महोदय है, उन्होंने एंडीज पर्वत में अभियान किया था, और जो एवरेस्ट महोदय है उनके द्वारा हिमालय पर्वत में अभियान करने का प्रयास किया गया।
तो उनके द्वारा दो जगह स्पॉट की गई, एक थी कल्याण और दूसरी थी कल्याणपुर। कल्याण की दूरी जो हिमालय पर्वत है उससे करीब 50-60 किलोमीटर लगभग होगी, और जो कल्याणपुर है उसकी दूरी करीब 200-300 या फिर 350 किलोमीटर के आसपास होगी। तो उन्होंने दो स्थानों को इंगित किया, एक कल्याण था तो दूसरा कल्याणपुर। तो मान के चलिए यह है कल्याण, यह है हिमालय, यह है हिमालय पर्वत, ठीक। तो हिमालय के यहाँ पर होगा, यहाँ पर उन्होंने बताया कल्याण, और यहाँ पर स्थान कल्याणपुर, ठीक। तो उनके द्वारा भी एक यंत्र इसी हिमालय के पास में लाया गया और कल्याण से उसकी मतलब उसको झुकाव को समझने का प्रयास किया गया। और वह जब यंत्र इस मतलब इस दिशा में मतलब उनके द्वारा अनुमान लगाया गया था 15 झुकना चाहिए, 15 डिग्री झुकना चाहिए, परंतु वह यंत्र केवल 5 डिग्री झुका। और यहाँ पर तो बिल्कुल मतलब जो स्थिति थी वह भी मतलब जो यहाँ पर स्थान झुकाव था वह यहाँ पर झुकाव था, वह उसमें बहुत ही कम अंतर था। यानी जो कल्याण है वह हिमालय के अधिक निकट है तो झुकाव अधिक होना चाहिए, क्योंकि यह संरचना है जो इतनी बड़ी संरचना टिकी हुई है, हिमालय जैसा विशाल पर्वत टिका हुआ है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा ना। तो इस कारण से यहाँ पर झुकाव अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो 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 उसका जो किनारा है, जो कील है, वह इस ओर अधिक झुकनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। परंतु ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। उनके द्वारा अनुमान लगाया गया था 15 डिग्री झुकाव होना चाहिए, परंतु जो झुकाव वास्तव में हुआ था वह 5 डिग्री था। तो इस कारण से यह जो मतलब उनके मन में जो आश्चर्य उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से जो हिमालय जैसा पर्वत है, क्या मतलब जब उस वह केवल गुरुत्वाकर्षण के आधार पर क्या झुका नहीं है। तो एवरेस्ट महोदय के द्वारा मतलब इस दिशा में भी प्रयास किए गए, और उनके द्वारा भी यह अनुमान लगाया गया कि जो 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 हिमालय पर्वत है, जो इतना विशाल पर्वत है, वह जो टिका हुआ है, उसके टिके होने का जो आधार है वह केवल गुरुत्वाकर्षण हो नहीं सकता। तो इनके द्वारा आगे मतलब जो अगले विद्वान थे उनका नाम था जॉर्ज एरी। यानी भू संतुलन या आइसोस्टेसी को समझाने में जॉर्ज एरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा 1855 की बात है, इनके द्वारा अभियान किया गया, इनके द्वारा इस दिशा भू संतुलन को समझने का प्रयास किया गया, ठीक। तो जॉर्ज एरी महोदय है, यह जो भू संतुलन की दिशा में भू संतुलन के समझाने में सबसे महत्वपूर्ण नाम इन्हीं का है। इन्होंने दो तत्वों को समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो हमारा जो भूपर पट्टी है वह मेंटल पर तैर रहा है, यानी स्याल, भूपर पट्टी को हम कहते हैं स्याल, यानी पृथ्वी का जो धरातल भाग है जिस पर हम निवास करते हैं, तो वह हल्का है बजा अपेक्षा की जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक सघन तत्व है, अधिक डेंस तत्व है, पदार्थ है, मिनरल्स है, और पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उसमें कम डेंस कम घनत्व है उसका। तो इस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले उनके द्वारा कहा गया कि जो पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है वह एस्ट्रोस्फीयर पर तैर रहा है, यानी स्याल सीमा पर तैर रहा है। उनके द्वारा यह मान्यता ली गई, स्याल सीमा पर तैर रहा है, उनके द्वारा कहा गया। उनके द्वारा बताया गया था कि जो हमारी जो भूपर पट्टी है, यानी मान के चलिए हमारा जो धरातल है, तो धरातल मान के चलिए धरातल है, तो धरातल के नीचे जो एस्ट्रोस्फीयर है, जो लिक्विड है यहाँ पर, तो इस पर यह तैर रहा है। जिस प्रकार से जल पर एक नाव तैर रही है, तो यहाँ पर मान के चलिए पर्वत है, ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि स्याल सीमा पर तैर रहा है। यह स्याल है जो कि स्याल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो जो हल्के तत्व हैं, और जो सीमा है यानी स्याल प्लस मैग्नीशियम, जो अधिक मतलब जटिल तत्व हैं, अधिक सघन तत्व हैं, उन पर तैर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि स्याल सीमा पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो इस प्रकार से स्याल सीमा पर तैर रहा है, यह जॉर्ज एरी महोदय ने सबसे पहले अपने सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे पहले कहा कि स्याल सीमा पर तैर रहा है, यानी हमारा जो धरातल का भाग है वह सीमा पर तैर रहा है। जिस प्रकार से जल पर एक नाव तैरती है, एक नाव गमन करती है, उसी प्रकार से स्याल भी सीमा पर तैर रहा है, यानी हमारी भूपर पट्टी है वह मेंटल पर तैर रही है, यानी एस्ट्रोस्फीयर पर तैर रही है। पृथ्वी का जो मैग्मा है, तो मैग्मे पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा है, तो मैग्मा पर वह पृथ्वी का धरातल तैर रहा है। उनके द्वारा सबसे पहले समझाने का प्रयास किया। और इन्होंने अपने उदाहरण को यानी पर्वत के किस प्रकार से यह पर्वत टिका हुआ है, किस प्रकार से इतना 9 किलोमीटर या 8 किलोमीटर लंबा ऊंचा
पर्वत टिका हुआ है। तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक बर्फ की सिल्ली का उदाहरण दिया। यानी बर्फ की सिल्ली होती है, तो बर्फ की सिल्ली यदि हम पानी में डालें तो वह उसका उतना भाग, मतलब बहुत ही छोटा सा भाग, करीब 25% भाग जो हमें दिखाई देगा, और 75% भाग वह जल के अंदर डूबा हुआ होगा। उसी प्रकार से इनके द्वारा कहा गया कि केवल हमें जो पर्वत का जो हमें जो जैसे हिमालय पर्वत है, तो उसका हमें केवल 25% भाग हमें दिखाई दे रहा है, और पृथ्वी के जो धरातल के अंदर जो मैग्मा है, तो मैग्मा में जो एस्ट्रोस्फीयर है उसमें यह 75% भाग तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पेड़ की जड़ें अपने आप को स्थिर करने के लिए पेड़ अपनी जड़ों को सहारा लेता है, उसी प्रकार से हिमालय अपने आप को स्थिर करने के लिए केवल अपने जो 75% भाग है उसका सहारा ले रहा है। यानी जो हमें जो बाहरी जो हिमालय दिखा रहा है 9 किलोमीटर ऊंचा, 8-8.5 किलोमीटर ऊंचा, तो उसका बहुत ही अधिक भाग, यानी उसका 75 या 70% भाग उसका धरातल के अंदर है, क्योंकि अपने आप को स्थिर करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस की स्थिति में रखना चाहता है। इसी प्रकार से उन्होंने बर्फ का उदाहरण लिया, और इसी प्रकार से उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का उदाहरण लिया। लकड़ी के छोटे टुकड़ों के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने समझाया कि मान के चलिए यह जल है, तो जल में यदि 2 टुकड़े लें, यदि हम छोटा टुकड़ा लें तो छोटे टुकड़े का करीब इतना भाग, तो करीब बहुत छोटा भाग यानी 25% भाग जल के बाहर रहेगा, और 70% भाग अंदर रहेगा। उसी प्रकार से एक हम बड़ा टुकड़ा लें, तो जिस प्रकार से इतना बड़ा टुकड़ा लें, तो इतनी बड़े टुकड़े का इतना अधिक भाग जल के अंदर रहेगा। यानी जितना बड़ा टुकड़ा उतना बड़ा भाग जल के अंदर रहेगा, क्योंकि वह अपने आप को एक तैरते हुए जल में अपने आप को एक स्थिर रखना चाहता है, अपने आप को संतुलन की अवस्था में रखना चाहता है। इसलिए उनके द्वारा कहा गया था कि हिमालय अपने आप को संतुलित करने के लिए, हिमालय अपने आप को स्थिर करने के लिए, हिमालय अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, उसका करीब 70 या 70% भाग पृथ्वी के धरातल के अंदर यानी एस्ट्रोस्फीयर पर तैर रहा है, अपने आप को स्थिर रखने के लिए। ठीक, इसे उन्होंने तैराव या पिलमन के सिद्धांत, पिलमन का नियम के माध्यम कहा, क्योंकि उनका यह सिद्धांत जो उनके जो जॉर्ज एरे महोदय का जो सिद्धांत था, वो है जड़ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जड़ के माध्यम से, जिस प्रकार पेड़ की जड़ें होती है पृथ्वी के धरातल के अंदर, उस पेड़ को, उस बहुत विशाल पेड़ को संतुलित करने के लिए, उसी प्रकार से इनके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी जो हिमालय जैसे पर्वत हैं अपने आप को संतुलित करने के लिए, या फिर पठार भी, ऐसा नहीं केवल पर्वत बल्कि पठार भी अपने आप को स्थिर रखने के लिए अपने जो धरातल के अंदर है एस्ट्रोस्फीयर में उतने 70% भाग अपने आप को स्थिर रखने के लिए पृथ्वी के अंदर उनका भाग डूबा हुआ है, जो हमें आदर्श है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, इनके द्वारा एक और जो संकल्पना ली गई थी, एक और उनके द्वारा विचार किया गया था कि जो मतलब पृथ्वी पर जो भी संरचना पाई जाएगी, जैसे पर्वत पाया जाएगा या फिर पठार होगा, तो उसका जो घनत्व है वह समान होगा, उसका घनत्व उनके द्वारा समान होगा। उसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान के चलिए यह एक हिमालय पर्वत है, यह हिमालय पर्वत है, और जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है, तो वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए वह अपना इतना अधिक हिस्सा, यह मान के चलिए एस्ट्रोस्फीयर है, यहां पर मैग्मा भरा हुआ है, यह लिक्विड अवस्था में मैग्मा है, तो इसका केवल 35 या 30% भाग ऊपर है हिमालय का, और 70% भाग पृथ्वी के धरातल के एस्ट्रोस्फीयर में तैर रहा है। इसी प्रकार से यदि पठार की बात करें, तो पठार का चूंकि यदि हम बात करें तो वह छोटा होता है, सघन, उसका जो मतलब जो एरिया होता है सघनता होता है, उसमें तत्वों में सघनता पाई जाती है, तो पठार छोटा होगा, परंतु वो है अपने आप को स्थिर करने के लिए उसका यह हिस्सा, उसका 70% हिस्सा भी इसके अंदर तैर रहा है, लिक्विड के अंदर तैर रहा है। उसी प्रकार से एक हम मैदान की बात करें, तो मैदान का जितना हिस्सा ऊपर है, यानी 30% हिस्सा, 35% ऊपर है, तो 70% हिस्सा पृथ्वी के धरातल के भीतर तैर रहा है। ठीक, उसी प्रकार से समुद्र की तलहटी भी इसी प्रकार से होगी। तो इस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया था कि जो डेंसिटी है, यानी जो डेंसिटी है इसकी समान होनी चाहिए, यानी जो पर्वत की डेंसिटी उसी समान होगी जिस प्रकार से पठार की डेंसिटी होगी।
यानी जो हमें पर्वत दिखाई दे रहा है वह इतना ऊंचा, क्योंकि उसमें सघनता कम है इसकी अपेक्षा पठार की। यानी पठार अधिक सघन है तभी तो वह छोटा है। और इसके अलावा जो हमारा जो तलहटी होती है, जो समुद्र का जो धरातल होता है, वह क्या नाम अपने आप को स्थिर करने के लिए उसका भी कुछ भाग अपने आप अंदर होता है पृथ्वी के धरातल के अंदर, तो उसमें वह और अधिक सघन है, क्योंकि वहां पर नदियों के द्वारा बहाकर बेसाल्ट लाया जाता है। यहाँ पर बेसाल्ट जो कि समुद्र का जो धरातल बना हुआ है, समुद्र का जो तल बना हुआ है वह बेसाल्ट से बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो भाग है और अधिक सघन होगा और अधिक घना होगा। तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो डेंसिटी है, जो सघनता है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, उसमें एक समानता पाई जाती है कि जो पर्वत का भाग है और जो पठार या फिर जो मतलब जो पठार का भाग है, तो पर्वत यदि ऊंचे दिखते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह उतने ही सघन है, बल्कि जो पठार है वह अधिक सघन है, जो मैदान है वह उसमें उसकी डेंसिटी अधिक है अपेक्षा की पर्वत की। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो पर्वत बना हुआ है वह हल्के तत्वों से बना हुआ है, हल्की चट्टानों के माध्यम से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो जॉर्ज एरी महोदय है, तो जॉर्ज एरी महोदय के द्वारा इस जो पर्वतों की मतलब किस प्रकार से अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, किस प्रकार से मैदान अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया। तो उनके द्वारा दो अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले उन्होंने बताया जो सियाल है यानी पृथ्वी का जो धरातल है, तो उसकी ऊपरी भाग है वह पृथ्वी के अंदर जो एस्ट्रोस्फीयर है, जो मैग्मा है, उसके ऊपर तैर रहा है। पहली बात उनके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। और दूसरी बात उनके द्वारा कहा गया कि जो पृथ्वी का जो जो जितने विशाल पर्वत होगा उतने विशाल पर्वत को अपने आप को स्थिर रखने के लिए बहुत ही उससे लगभग 70% हिस्सा पृथ्वी के धरातल के अंदर जो रखना होता है, 70% भाग धरातल के भीतर होता है। यानी 30% भाग केवल धरातल के ऊपर होता है, 70% भाग धरातल के भीतर होता है। तो इसको उनके द्वारा जड़ का सिद्धांत कहा गया था। और इसको उन्होंने बर्फ के टुकड़े के माध्यम से या फिर लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से जल में किस प्रकार से नाव तैरती है उसी प्रकार से समझाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया था। तो यह तो रही बात जॉर्ज एरे की, उनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, वह 1855 में दिया गया था। इसके पश्चात जो प्रेट महोदय थी, तो प्रेट महोदय के द्वारा 1859 तो 1859 में पर्वतों की जो उत्पत्ति है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, पर्वतों के संतुलन को समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार पर्वत या पठार या फिर मैदान अपने आप को समतल रखते हैं, उसको समझाने का प्रयास प्रेट महोदय के द्वारा 1859 में किया गया। तो उन्होंने यह मान्यता ली कि जो पृथ्वी पर जितने भी, चाहे पर्वत की बात करें, चाहे हम पठार की बात करें, तो उनके बीच में जो घनत्व पाया जाता है, जो सघनता पाई जाती है, जो डेंसिटी पाई जाती है, वह अलग अलग होती है, परंतु जो गहराई पाई जाती है वह भिन्न होती है। यानी गहराई में भिन्नता होती है और जो डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी में भिन्नता होती है और गहराई में एकरूपता होती है। इनके सिद्धांत पेरेट महोदय के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पेरेट महोदय के द्वारा कहा गया था कि जो सघनता होती है, जो डेंसिटी होती है, वह डेंसिटी में भिन्नता पाई जाती है और गहराई में एकरूपता पाई जाती है। मान के चलिए यहां पर हम समझते हैं कि यह जिंक से बना हुआ है, तो जिंक एक हालांकि हल्की धातु है, तो जिंक से बना हुआ कोई भाग होगा तो वह क्या होगा, हल्का होगा और अपने आप में ऊंचा उठने का प्रयास करेगा, ऊंचा होगा। मतलब इसमें जो चीज हल्की होती है वह चीज ऊंची होती है। और इसको मतलब यहाँ पर यह पृथ्वी का धरातल है और धरातल के भाग में यह अपने आप को स्थिर रखने के लिए इतना भाग देगा। परंतु यदि मान के चलिए यह आयरन से बना हुआ हिस्सा है, यह लोहे से बना हुआ है, तो आयरन जिंक से अधिक घना होता है, सघन होता है, डेंसिटी अधिक होती है, तो अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही भाग अपने आप को नीचे धरातल के नीचे क्षेपित करेगा। इसके अलावा यदि हम लेड की बात करें तो लेड और अधिक सघन होता है और अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही भाग पृथ्वी के धरातल के अंदर रखेगा। तो इस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी के धरातल के भीतर यानी जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, सबकी समान होती है। यानी जो डेंसिटी होती है यह सबसे कम डेंसिटी है क्योंकि यह सबसे ऊंचा है,
इसलिए जिंक से बना हुआ जो संरचना है उसकी डेंसिटी जो जिंक से बने हुए डेंसिटी सबसे कम है, और जो लेड यानी सीसा से बनी हुई जो संरचना होगी उसकी डेंसिटी अधिक होगी। परंतु वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए समान धरातल का समान मतलब जो गहराई रहेगी उनकी सबकी समान होगी। यानी उनके द्वारा कहा गया था कि जो डेप्थ है, जो गहराई है वह समान है, परंतु जो डेंसिटी है वह अलग अलग है। इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी सबसे अधिक है, इसकी सबसे कम है। परंतु जो गहराई है वह तीनों यानी यह मान के चलिए यह पर्वत है, ये इसको हम पठार मान लें, तो पर्वत और पठार अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही भाग उनका क्या होता है, धरातल में होता है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो प्रेट महोदय है, उनके द्वारा जो एरी महोदय थे, उनके विचार को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने कहा था, जो एरी महोदय है उन्होंने कहा था कि जितना बड़ा विशाल पर्वत होगा वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही धरातल के अंदर होगा। उनके द्वारा कहा गया था। इस चित्र के माध्यम से हम उन दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हैं कि जो एरी महोदय थे, तो एरी महोदय ने कहा था कि पृथ्वी का जो यानी मान के चलिए पर्वत है, तो पर्वत का 35% भाग ऊपर है, तो अपने आप को स्थिर रखने के लिए 70% भाग नीचे रखेगा। तो जितना अधिक ऊंचाई, जितनी अधिक मतलब जो चीज जितनी ऊंची होती है वह उतनी गहरी होती है। जैसे हम जो मनुष्य की बात करें, तो जितना मनुष्य जितना सादा होता है वह उतना अंदर से उतना ही गहरा होता है, उसको उतना अधिक ज्ञान होता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जो पर्वत होते हैं, तो पर्वतों का जो एरी महोदय के द्वारा बताया गया था कि पर्वत है, तो पर्वत का जितना अधिक भाग ऊपर होगा उतना ही अधिक भाग अपने आप को स्थिर रखने के लिए होगा। उसी प्रकार से पठार है, जितना भाग उसका होगा ऊपर होगा उतना ही भाग उसका नीचे होगा। उतना मतलब 70% भाग, 35% भाग ऊपर होगा तो 70% भाग नीचे होगा। ठीक, तो इसके द्वारा इनके द्वारा बताया गया है कि यह 100% है तो यह भी 100% है, मतलब डेंसिटी समान है सबकी, है ना। तो इसी प्रकार से यदि मैदान है तो मैदान भी अपने आप को स्थिर रखने के लिए इतना प्रयास करेगा। परंतु जो जो प्रेट महोदय है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो जितना ऊंचा होगा, जो जो जितना नीचा होगा, तो उससे मतलब नहीं है, बल्कि सभी अपने आप को स्थिर रखने के लिए एक ही गहराई का उपयोग करते हैं, एक ही कंपनसेट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेट और जो एरी महोदय है, तो एरी के द्वारा इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था कि मतलब किस प्रकार से अपने आप को संतुलन की स्थिति बनाए हुए हैं पर्वत, पठार और पृथ्वी की अन्य संरचनाओं के। और जो प्रेट महोदय थे, प्रेट महोदय के द्वारा इस चित्र के माध्यम से बताया गया था। तो इस प्रकार से प्रेट और एरी दोनों के द्वारा अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया था किस प्रकार से पृथ्वी पर जो भी मतलब विभिन्न संरचना है, चाहे पर्वत, पठार या फिर कोई भी संरचना की बात कर ले हम, तो वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए किस प्रकार से स्थिर है। तो उन जो एरी महोदय है उनके द्वारा पेड़ का उदाहरण दिया गया, यानी जितनी अधिक ऊंची चीज होगी वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही अधिक धरातल के अंदर होगी। यह एरी महोदय के द्वारा कहा गया था। यानी पर्वत यदि कम ऊंचाई वाला है परंतु वह सघन है, तो अपने आप को स्थिर रखने के लिए वह अधिक ऊंचा मतलब जो पृथ्वी के धरातल के भीतर उतना अधिक नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया जो एरी और प्रेट महोदय के सिद्धांत को, किस प्रकार से पृथ्वी अपने आप को जो विभिन्न संरचनाएं हैं उसकी जो भू आकृतियां हैं उनको वह अपने आप में एक संतुलन की स्थिति में बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो आइसोस्टेसी है उसको हमने समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियां हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं, वह अपने आप को किस प्रकार से आइसोस्टेसी के माध्यम से पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप भी, यानी घूर्णन पृथ्वी अपने आप पर अक्ष पर घूम रही है, उसके बाद भी इतने विशाल विशाल पर्वत जो संरचना जो पृथ्वी के धरातल पर टिके हुए हैं, तो उसका कारण जो एरी महोदय का जो सिद्धांत था वो से हम कह सकते हैं कि उससे समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि एरी महोदय का जो सिद्धांत है वह अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। अधिक मतलब जो चीज जितनी अधिक ऊंची होगी वह उतनी अधिक गहरी होगी, जो चीज कम ऊंची होगी वह कम गहरी होगी। एरी महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया था। तो जो एरी महोदय का जो सिद्धांत है वह अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है, अधिक तार्किक प्रतीत होता है। तो जो एरी महोदय का सिद्धांत के माध्यम से जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि वर्तमान में जो पृथ्वी की भू आकृतियां हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो यह जो आज के जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, चाहे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है या फिर जो महासागर में जो भू संगति का सिद्धांत है,
उसको यदि हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो एरी महोदय का सिद्धांत है वह अधिक तार्किक होता है, अधिक उन्नत प्रतीत होता है प्रेड महोदय से। तो इस प्रकार से अभी जो सिद्धांत स्वीकृत है उसमें एरी महोदय का सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकृत है, यानी जो चीज जितनी ऊंची होगी उतनी अधिक अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करेगी, अपने उतनी अधिक गहराई होगी। तो इस प्रकार से यह भूसंतुलन की स्थिति को आइसोस्टेसी को हमने समझने का प्रयास किया। और एक यहाँ पर एक तथ्य की बात है कि आइसोस्टेसी इतना मतलब 1859 तक हमने बात की, परंतु आइसोस्टेसी शब्द अभी तक विकसित नहीं हुआ था। आइसोस्टेसी शब्द को देने का प्रयास डक्टन महोदय के द्वारा किया गया था 1889 में। 1889 में डक्टन महोदय के द्वारा इस आइसोस्टेसी शब्द को दिया गया था, है ना। यानी जो सिद्धांत जो एरी महोदय का सिद्धांत है वो 1855 में दिया गया था, जो प्रेड महोदय का सिद्धांत है 1859 में दिया गया था, परंतु जो आइसोस्टेसी या भू संतुलन की जो शब्द है वो है अंग्रेज सरकार 1889 में डक्टन महोदय के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की किस प्रकार से पृथ्वी पर जितनी भी संरचनाएं हैं, चाहे पर्वत पठार, चाहे समुद्र तल हो या फिर बड़े बड़े गर्त हो, अपने आप को स्थिर रखने के किस प्रकार से भू संतुलन का सहारा लेते हैं, बैलेंस का सहारा लेते हैं, इक्विलिब्रियम का सहारा लेते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हैं। क्योंकि जो मतलब चीज हमें ऊपर दिखाई दे रही है वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए उतना ही मतलब अपने आप को स्थिर रखने के लिए पृथ्वी के धरातल के भीतर एस्ट्रोनोस्फीयर के भीतर मैग्मा के ऊपर तैर रही है, जिस प्रकार से एक नाव जल के ऊपर तैरती है। तो धन्यवाद।